हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो यूनिट 4 है ऑफ एनसीईआरटी। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए हमें जो रिवीजन करना चाहिए क्लास 11 का, वो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था क्लास 11 में। क्लास 11 में। और इसी में पढ़े हुए बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे। तो अगर आप बहुत अच्छा रेफरेंस चाहते हो तो आप जाके क्लास 11 का जो प्रीवियस नोट्स है, प्रीवियस लेक्चर है, मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। तब आपको ये चैप्टर बहुत मजेदार लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। हम लोग आज जो करेंगे, क्लास 11 के कुछ चीजें जो यहाँ पर जरूरत है, क्विकली रिकैप करते हैं। ओके। आप डिटेल में कहाँ पढ़ सकते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। ये केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है? काइनेटिक्स का मतलब आप जानते हो, फिजिक्स में एक पूरा क्लास 11 में हमने टॉपिक पढ़ा था काइनेटिक्स। ये काइनेटिक्स मतलब रिलेटेड टू मोशन। ठीक है। रिलेटेड टू मोशन समथिंग। तो यहाँ तो हम लोग का केमिस्ट्री में मोशन नहीं होता है, हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है? रेट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन। सो एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में रिएक्शन का रेट को पढ़ेंगे, कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, टोटल डिटेल में स्टडी करना। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। जो मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आपको अगर याद हो तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द change in concentration, change in concentration of any of the product or reactant to the time taken, the time taken। ठीक है। सो ओवरऑल क्या हो जाता है? ये रेट का मतलब क्या होता है? रेट आप सिंपल पहले से भी जानते हो, रेट का मतलब होता है कितने समय में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है? या तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा या प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी मेरा दो रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट मेरा बना रहा है सी और डी। तो मैं ए और बी को रिएक्टेंट कहता था और सी और डी को मैं प्रोडक्ट कहता। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा है? एज पर द डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा कह रहा है दैट रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। चेंज को हम लोग कैसे शो करते हैं? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, चेंज, पहले वर्ड में लिख देता हूं, इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? हम लोग थर्ड ब्रैकेट से लिखते हैं। थर्ड ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब थोड़ा सा अगर ध्यान आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटता है ना जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो। अब पहले मान लो ज्यादा इसका अमाउंट रखे थे रिएक्टेंट का, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है कि नहीं? रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है टाइम के साथ साथ। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो मेरा साइन नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है दैट concentration of reactant decreases with time। और देखो रेट के लिए हम किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट को लेने से चल जाएगा, क्योंकि मैंने यहां लिखा है एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
सिमिलरली मैं इसी रिएक्शन का रेट को ऐसे भी लिख सकता था, दैट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बी भी मेरा रिएक्टेंट है तो इसके लिए भी माइनस आएगा। अगेन मैं इसी रेट को प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। यहां मेरा होगा प्रोडक्ट सी टी। देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कौन सा साइन आएगा इसके सामने, प्लस आएगा। या फिर मैं इसे डी के फॉर्म में भी लिख सकता था। यस सर। ओके, एम आई ऑडिबल? आनंद यस सर। टाइम से ज्वाइन क्या कर सर? बंदा था, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओके, सर आपका आवाज कट रहा है। इज इट नाउ विजिबल? आवाज ऑडिबल है? हाँ सर, अब ऑडिबल है, सब पहले कट रहा है। जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑलरेडी पता होगा, क्लास 11 में पढ़ा है हमने, केमिकल काइनेटिक्स में, इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट change in concentration of any of the reactant or product to the time taken। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिख रहा है हमें, ये एक रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है, सी प्लस डी प्रोडक्ट। तो रेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई चेंज इन टाइम। किसी भी एक रिएक्टेंट को ले लो, किसी भी एक प्रोडक्ट को ले लो, ये आंसर हमारा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं चलो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है इस वक्त, एक्स ए प्लस वाई बी एंड दिस विल प्रोड्यूस एम सी प्लस एन डी। अब इसके लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, याद आ रहा है कुछ? रेट ऑफ रिएक्शन आर को कैसे लिखेंगे इसके लिए? सो इट इज अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। इसके सामने का जो नंबर ऑफ मोल होता है ये डिवाइड में चला जाता है, और रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव आता है। रिएक्टेंट्स के लिए हमेशा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली इसको मैं, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है मेरा, बी है, बाई चेंज इन टाइम। इसके सामने का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1/y हो जाएगा, और ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए साइन प्लस होता है, नथिंग एल्स। क्या समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन दे दे, उसका रेट रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे? यस? टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल नाउ। फॉर एग्जांपल इट इज गिवन अ रिएक्शन as 2N2O5 gaseous form, and it is break down into 4NO2 plus O2. This is in the gaseous reaction. Just wait for a minute. Yeah, sorry. So इसके लिए रेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एनी आइडिया? यस? इसके लिए आर क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के फॉर्म में बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर।
क्या होगा रेट इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए? रिएक्टेंट के लिए मैंने क्या बताया, जो भी सामने नंबर ऑफ मोल है उसको डिवाइड कर दो, अगर रिएक्टेंट है तो सामने माइनस बिठा दो और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। थर्ड ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं भाई, चेंज इन टाइम। और कोई रिएक्टेंट तो है नहीं। प्रोडक्ट के लिए क्या मैंने कहा, प्रोडक्ट के लिए प्लस लिख दो, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिखेंगे। इसके सामने 4 था तो वो डिवाइड हो गया। फिर चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम। और एक प्रोडक्ट है उसके लिए भी लिखो, इसके सामने कुछ नहीं है, 1 है तो रहने दो। देन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन O2 बाई चेंज इन। समझ में आया? किसी भी रिएक्शन के लिए हमें रेट का एक्सप्रेशन पता होना ओके। चाहिए। दिस इज सिंपल रेट रिप्रेजेंटेशन। और रेट के लिए ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने पहले ही लिख दिया है, दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि रिएक्टेंट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेट ऑफ रिएक्शन। डिटेल के लिए क्लास 11 का मैंने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये रेफरेंस के तौर पे मैं दूंगा, उसको रिवीजन करोगे लोग, बहुत डिटेल में है वहाँ। इसके बाद ओके सर। हम इक्वेशन ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये कुछ स्पेशल चीज नहीं है, बस अभी अभी जो हमने पढ़ा इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। हमें क्या पता है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, मतलब जस्ट इनिशियली मैं बात कर रहा हूं, तब मेरा रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट 0 होगा ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट से H2 प्लस Cl2 लाया, उसको ऐड किया और मुझे चाहिए HCl। तो इनिशियली मेरे पास H2 और Cl2 ही तो था, है ना? मेरे पास H2 और Cl2 था, तब तो प्रोडक्ट बना भी नहीं था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। यही चीज को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस को पकड़ लूं कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, और एक्स एक्सिस को पकड़ लूं टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट एज टाइम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एज कॉन्सेंट्रेशन। सो मैं कह सकता हूं कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant is maximum, and as the time goes on the concentration of reactant decreases. Yes or no? So this is the graph for यस। concentration of ओके सर। reactant घट रहा है, जीरो नहीं होता है कभी भी। ठीक है, सो ये जो ग्राफ है ये है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब कि टाइम 0 सेकेंड में भी कोई वैल्यू रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। रिएक्टेंट तुम लेके आ रहे हो मार्केट से, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ तब तो है रिएक्टेंट मेरे पास ना। रिएक्टेंट तो मेरे पास पहले से ही था, इसीलिए टाइम 0 पे भी वो मैक्सिमम है। जैसे रिएक्शन शुरू होगा तब वो डिक्रीज होगा, और इसका उल्टा होगा प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है ना, टाइम जब 0 है तो प्रोडक्ट 0 है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। दिस विल गो ऑन लाइक दिस। सो दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट व्हाट, concentration of product. As the time is increasing, my product is increasing. As the time is increasing, my reactant is decreasing. This is a basic graph representing concentration versus time. Similarly, अगर हम लोग रेट के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा? रेट ग्राफ, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ था। रेट का ग्राफ कैसा दिखेगा?
यहां हम लोग अब प्लॉट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, फिर भी बस सुन लो। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है हमारा ये रेट ऑफ, सपोज ए जो है वो बी बना रहा है और बी भी थोड़ा थोड़ा ए बनाता होगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या पढ़ते थे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते थे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इनिशियली क्या होता है, जब मेरा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होता है, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पे होता है कहीं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम, और तब तो रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट नहीं है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उस वक्त जीरो होता है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाना चाहेगा, तो मेरा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। और ये दोनों इंक्रीज करेगा डिक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों एक जगह मैच कर जाए। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। यहां उसकी खास जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट जान लो। ये रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये वो टाइम है जब दोनों का रिएक्शन इक्वल हो गया, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे ना क्लास 11 में, याद आ रहा होगा, केपी केसी ऐसे ही हाँ सर। निकलते, आर एफ इज इक्वल टू आर बी, देन वहां से आता था वगैरह वगैरह। बस ये थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो ये हमारा हो गया रेट किसको कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हमने जान लिया। चलो, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमने क्लास 11 में पढ़ा था, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसका एडवांस वर्जन यहाँ हमें जरूरत है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तुम लोग का होमवर्क है, क्लास 11 से पढ़ लेना, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्लास 11 में ओके। ये पढ़ लेना। इससे ही मिलता जुलता एक चीज हमारा यहाँ पर है क्लास 12 में, जिसे हम लोग कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझना। रेट लॉ कोई लॉ नहीं है, ठीक है, अलग से हम लोग रेट लॉ कहते हैं, बट इसका बेसिक मीनिंग जो है वो मैं पैरा पॉइंट वाइज बताता हूँ। रेट लॉ क्या कहता है, पहला बात तो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या कहता है कि रिएक्शन का जो रेट है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। आप कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेते हो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही मेरा रेट बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है। पहला बात तो ये कहता है। दूसरा बात क्या कहता है, ये दूसरा बात कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to active masses of reactant। दूसरा बात क्या कह दिया ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। चलो इसको हम लोग पहले समझते हैं। मान लो एक रिएक्शन ऐसा है, स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मेरा रिएक्टेंट है, उसी तरह बी कैपिटल बी, ये मिलके मेरा प्रोडक्ट बना रहा है। इस समझ में आया, ए और बी क्या है, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ए और बी मेरे दो रिएक्टेंट है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए मेरा रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ बोलता है कि रेट आर जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी का
और इनके पावर में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो ए और बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां पे मैं नोट कर लूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी। एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि फिर हमें कैसे पता चलेगा एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। यस और नो? क्योंकि एक्स और वाई तो हमें यहां दिख नहीं रहा है। ये मतलब होता है यस। रेट इक्वेशन जो अभी हमने देखा इज प्रैक्टिकल ऑप्टेन इक्वेशन। रेट मतलब इक्वेशन हम लोग थ्योरेटिकली देख के नहीं बता सकते कि ये पावर में क्या होने वाला है। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। इट इज नॉट थ्योरेटिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रैक्टिकल क्वांटिटी। एक्स एंड वाई इज नॉट अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रैक्टिकल क्वांटिटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आई? ये हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल यस सर। वाई कैसे निकलता है। फिलहाल इतना जान लो। दूसरी चीज क्या हमें पता होनी चाहिए, ये एक्स और वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स प्लस वाई को आपस में जोड़ देते हैं हम लोग, जो पावर है इसका यहाँ पर, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। सो ऑर्डर कहाँ से हमें मिलता है, यहां से मिलता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी बताई, क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ये एक प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड इक्वेशन है, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल इक्वेशन। प्रैक्टिकल करना होगा तब पता चलेगा। कैसे चलेगा, थोड़ी देर में देख। एक बार मैं फिर से इसको लिखता हूं, अगेन फ्रॉम रेट लॉ, वापस से एक बार लिख देता हूं। कुछ ऐसा हमने लिखा था, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज के। दिस k is called rate constant. Where k is called rate constant. ठीक है, अभी तुमको लगता होगा कि ऐसा कैसे है, तो एक हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्चुअली में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, CH3Cl3, सॉरी CHCl3 CHCl3 प्लस Cl2, इट प्रोड्यूस CCl4 प्लस HCl। इसके लिए अगर कोई बोले रेट इक्वेशन लिख दो, हम नहीं लिख सकते। प्रैक्टिकल करके पता चलेगा कि इसका रेट का वैल्यू आएगा R इज इक्वल टू के, CHCl3 के पावर में होगा 1 और Cl2 के पावर में होगा हाफ। अब ये 1 और हाफ कहां से आया, ये जब तक हम एक्सपेरिमेंट ना करें इसके ऊपर का, हमें पता नहीं चल सकता। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल देख लो। CH3COO C2H5 plus H2O, this will produce CH3COOH plus C2H5OH। इसके लिए जो रेट इक्वेशन है वो है K CH3COO C2H5, पहला रिएक्टेंट के पावर में 1 और दूसरा रिएक्टेंट है वाटर, इसका पावर में है 0। ऐसा हो सकता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है पहले वाले इक्वेशन के लिए अगर मैं ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट वाले में कितना है और सेकंड वाले में कितना है।
कितना होगा ऑर्डर फर्स्ट वाले में? ऑर्डर क्या किसको कहते थे? जस्ट ऐड द पावर। हाँ ओके सर। दोनों का पावर, दिस प्लस दिस। तो सर 1 हुआ ना? 1 प्लस हाफ इज 3/2 फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज 1। ठीक है, पहला वाला रिएक्शन 3/2 रिएक्शन है, और हाँ सेकेंड सर। वाला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर पूछता है एग्जाम में, हम प्रैक्टिकली करके ऐसा देखेंगे। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ वगैरह क्या होता है, क्लियरली समझ में आया। अब आ जाओ यूनिट क्या होता है कांस्टेंट का। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट का और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इससे पहले तुमको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? क्या पकड़ते हैं हम लोग? मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट याद है? मोल पर लीटर। तो यही हमारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है। तो रेट का यूनिट क्या होगा? आराम से निकाल सकते हो। रेट इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। सो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। तो रेट का यूनिट क्या आता होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है? दूसरा चीज, हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है। अभी हमने देखा रेट लॉ से, फ्रॉम रेट लॉ व्हाट वी ऑब्टेन दैट रेट इज इक्वल टू के इनटू, यहां होता था कुछ। काइनेटिक्स में पूरा चैप्टर में सिर्फ रेट ही निकालना है। हाँ हाँ, फिर से बोलो। मैंने काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में पूरा चैप्टर में न्यूमेरिकल सिर्फ यही है क्या? और भी है। रेट तो इनिशियली हम लोग शुरू करेंगे। रेट है, आर्हीनियस इक्वेशन है, ठीक है, रेट के ऊपर ही है सब कुछ। सो रेट लॉ से हमने देखा दैट रेट इज इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट इनटू, यहाँ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता था और इसके पावर में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता था, है ना? अभी अभी देखो, यहाँ देखा हमने, कोई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता था और इसके पावर में जो टोटल पावर है हाँ। वो ऑर्डर हो जाता था। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ओके। लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर को मैं फॉर एग्जांपल एन ले लेता हूँ। आर का जो यूनिट होता है, अभी अभी हमने देखा कितना आया, ये है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है, अभी अभी देखा तुमने, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और इसके पावर में इसका ऑर्डर बिठा दिया मैंने एन। तो मुझे के सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? देखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड ये ऊपर हो गया, ये के साथ इंटू में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये हो जाएगा मोल टू द पावर एन, लीटर टू द पावर माइनस एन। अब इसको पावर में ऊपर लेके जाओ, लॉ ऑफ इंडिसेस कर रहे हैं हम लोग। सो मोल टू द पावर 1 - n होगा। हाँ सर। लीटर में माइनस एन है, ऊपर जाएगा तो प्लस एन हो जाएगा, n - 1 होगा, और पर सेकेंड। सो ये होता है एक्चुअली में यूनिट ऑफ के, जो कि ऑर्डर पे डिपेंड करता है। यहाँ क्या नोट करना है हमें? एन जो है वो ऑर्डर है इसका, पूरा रिएक्शन का ऑर्डर है। तो के का वैल्यू जो है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, या के का क्या यूनिट आया हमारा? मोल 1 - n, लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर जीरो है, n जीरो पुट कर दो।
सो के का क्या यूनिट आएगा? मोल। एन का वैल्यू 0 पुट किया मैंने, पर लीटर पर सेकेंड। एग्री? उसी तरह अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुमसे पूछूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ जरा क्या होगा यूनिट के का? कैलकुलेट एन आंसर। सर होगा पर सेकेंड 1/s सेकेंड। यस, ओनली पर सेकेंड। मोल के पावर में 0, लीटर के पावर में 0। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कुछ भी निकाल सकते। मैंने ये क्यों बताया अभी तुमको समझ में आएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उस वक्त बहुत काम में आएगा ये बात। एक बस लिख लेता हूं, सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा ये मोल टू द पावर -1, लीटर टू द पावर 1, सेकेंड टू द पावर। अगर ये मदर इक्वेशन हमें पता है तो हम किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल सकते। लेकिन एटलीस्ट ये तीनों याद रखना, एटलीस्ट। सॉरी, क्यों मैं कह रहा हूं इन तीनों को याद रखने को? क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है ना हमारा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का, न्यूमेरिकल जब करोगे एग्जाम में तो वहां पर के का वैल्यू दे देता है एग्जाम में। जैसे के का वैल्यू दे देगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर सिर्फ पर सेकेंड, या फिर मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। और हमसे बोलेगा नहीं कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तीनों के लिए तीन इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे लेटर ऑन, इसी चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर या इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे। जीरो ऑर्डर का एक अलग इक्वेशन आता है, फर्स्ट ऑर्डर का अलग आता है, सेकेंड ऑर्डर का अलग आता है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है ये हमें पता चलेगा जब हमें ऑर्डर पता हो। और ऑर्डर हमें कहां से पता चलेगा? फ्रॉम द यूनिट ऑफ के। के का यूनिट को देखते ही हम इसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते। क्लियर? मैक्सिमम केस में फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है, 90% चांस होता है फर्स्ट ऑर्डर पूछने का। तो के का वैल्यू जैसे ही देख लिए सेकेंड इनवर्स में सिर्फ है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देख के ही आंसर बता देना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर। बोलो यहां तक कोई ओके डाउट सर। अभी तक जो पढ़े? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट एक और टर्म देख लेते हैं हम लोग, वो है मॉलिक्यूलैरिटी। नेक्स्ट एक टर्म है ऑर्डर की तरह ही, मॉलिक्यूलैरिटी। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ऑर्डर को एन से। ये बहुत सिंपल सा चीज है। ये क्या होता है, इसको सिंपली कह सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड इन अ रिएक्शन। ये एक सबसे आसान चीज है। कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मोल है, बस देखो, ऐड करो और बता दो। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था CH3COO C2H5। इसका नाम पता होना चाहिए, इथाइल इथानोएट। ये एक एस्टर है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं पानी के साथ, तो ये टूट के एसिटिक एसिड बना देता है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे हम इसको, और इथानॉल बना देता है। फिलहाल यहाँ हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो नाम नहीं लिखना होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, तो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने सारे मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट कौन है? पहला रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है। यही दोनों रिएक्टेंट है ऑब्वियसली, यही मेरा रिएक्टेंट है ना। तो कितने सारे? हाँ सर। CH3COO C2H5 ये एक है। और H2O के कितने सारे मोल हैं? ये भी एक है। मोल कहाँ लिखा रहता है? इसके सामने। इसके सामने जो नंबर होता है वही उसका मोल होता है। इसके सामने का नंबर 1 और 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन अभी अभी हमने देखा था इसका ऑर्डर कितना आता था?
अभी अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में, इस इक्वेशन के लिए 1 ऑर्डर 1 होता था। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आया यहाँ से। इसमें नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात, ये पहली बात जो हमें समझ में आई, दैट ऑर्डर इज practically determined value। ऑर्डर हमें प्रैक्टिकली मिलता है, बट मॉलिक्यूलरिटी is determined theoretically। yes or no? थ्योरेटिकली हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को देख के बता सकते हैं कि यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो चलो ये 2 मोल हो गया। लेकिन ऑर्डर को हम ऐसे नहीं बता सकते। दूसरी चीज मेरी क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, कि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्डर जीरो हो सकता है। देखो, हमेशा अगर नंबर ऑफ मोल होगा तो मॉलिक्यूलरिटी तो कभी जीरो आने से रहा, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऑर्डर जीरो हो सकता है। सो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, बट ऑर्डर कैन। सो यही जो अभी मैंने 2 पॉइंट तुमको लिखी, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। इसको अच्छे तरीके से कॉलम वगैरह बना के लिख लेना, एक कॉलम में ऑर्डर, एक कॉलम में मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर में क्या लिखोगे? ऑर्डर जो है प्रैक्टिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर किसी भी चीज का जीरो नहीं, जीरो हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यही 2 मेन डिफरेंस है जो पता होना चाहिए। ये था हमारा ओवरऑल अबाउट रेट कांस्टेंट, देयर यूनिट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। बोलो, यहां से कोई क्वेश्चन अभी तक जो हम लोग पढ़े? नो सर। यहीं तक रहने दे रहे हैं। एक लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करके आज सेंड करता हूं तुम लोग को, इससे रिलेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका इक्वेशन डिराइव करने का। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम लोग के सामने करूंगा। जीरो ऑर्डर ओके सर, ओके, हाँ सर, देन फर्स्ट ऑर्डर में करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर।